आज हम लोक के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। जॉन लोक का जन्म इंग्लैंड के समरसेट कैरिंगटन नामक स्थान पर 29 अगस्त 1632 को हुआ था। उसके पिता मध्यम वर्गीय परिवार के एक क्लर्क थे, किंतु उन्होंने पुत्र को उच्च शिक्षा दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस मेधावी छात्र ने ऑक्सफोर्ड से एमए की उपाधि प्राप्त की और तब वहीं 1659 ईस्वी में अध्यापन का कार्य मिल गया। अध्यापन काल में ही उनका संपर्क लॉर्ड सेम्प्सरी से हुआ, जिसने उसे अपना गुप्त सचिव बना लिया। अब लोक ने राजनीतिक का पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया। थोड़े समय वह विहिंग दल में कार्य करने लगा, किंतु अधिक परिश्रम और अध्ययन से वह क्षयग्रस्त हो गया। क्षय रोग से निवृत्त होने के लिए उन्हें फ्रांस जाना पड़ा, जहां उसने राजनीतिक विचार का प्रकाशन किया। 1683 ईस्वी में कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से वह हॉलैंड गया, जहां सन 1688 तक उसे रहना पड़ा। जब इंग्लैंड में सन 1688 में क्रांति हुई तो लोक ने इसका समर्थन किया, और इस समर्थन के कारण ही उसे क्रांति का दार्शनिक भी कहा जाता है। लोक का अधिक समय तक जीवित न रहना और 72 वर्ष की अवस्था में सन 1704 ईस्वी में वह विद्वान सदा के लिए चल बसा। लोक के जीवन पर तत्कालीन परिस्थितियों ने बड़ा प्रभाव डाला। उसने अपने जीवन में महान राजनीतिक उथल पुथल को देखा। उदाहरणतः अपने शैशव काल में गृहयुद्ध तथा यौवन में क्रोमवेल शासन और राजतंत्र की पुनर्स्थापना के दर्शन किए। वृद्धावस्था में उसने 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति को देखा। लोक को अपने प्रारंभिक अनुभवों के कारण हिंसा तथा अधिवाद के प्रति गंभीर अरुचि जागृत हुई। दीर्घ काल तक हिंग विचारक सेम्प्सरी के साथ रहने के कारण उसका भी उस पर विशेष प्रभाव पड़ा। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में जागृत होने वाले नवीन बौद्धिक विचारों का भी उस पर प्रभाव पड़ा। इस नवीन युग में धार्मिक और राजनीतिक कट्टरता के स्थान पर सही सनुता की विशेष छाप उसकी अध्ययन पद्धति पर देखी जाती है। लोक ने राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, शिक्षा, दर्शन, विज्ञान आदि विषयों में अनेक ग्रंथ लिखे। सभी कृतियाँ उसकी 50 वर्ष की आयु हो जाने के उपरांत ही प्रकाशित हो पाई। उसकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ इस प्रकार हैं: लेटर ऑफ टॉलरेंस, 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड लेटर ऑन टॉलरेंस, 3rd लेटर ऑन टॉलरेंस, 4th लेटर ऑन टॉलरेंस, द फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोरोलिन। इन सभी ग्रंथों में लोक का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट है। इसके प्रथम खंड में लोक ने राज्य के दैवीय अधिकारों और पदाधिकारियों का खंडन किया है। दूसरे खंड में उसने सरकार की उत्पत्ति, स्वभाव, कार्यक्षेत्र का विशेष विवेचन किया है। प्रत्यक्ष रूप से उससे उद्देश्य होब्स का खंडन करना था, किंतु स्पष्टतः लोक ने लेवियाथन के तर्कों का जानबूझकर उत्तर नहीं दिया। लोक अपने बहुत से विचारों के लिए द लॉ ऑफ पॉलिटिक के रिचार्ड हुकर का ऋणी था और वह इसे स्वीकार भी करता था। लोक होब्स के व्यक्तिवादी दृष्टिकोण और सामाजिक संविदा के सिद्धांत से सहमत था, लेकिन होब्स के दर्शन के लगभग प्रत्येक प्राधार सिद्धांत का विरोधी था। लोक की इस पुस्तक का प्रकाशन यद्यपि 1690 ईस्वी में हुआ, लेकिन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पीटर ने नवीन अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका था कि यह संपूर्ण रचना 1683 ईस्वी से पहले ही तैयार हो गई थी। आइए अब हम देखते हैं होब्स का मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था और प्राकृतिक अधिकार। अन्य दर्शन पद्धतियों के अनुसार लॉक का दर्शन भी उसके मानव स्वभाव संबंधी दृष्टिकोण पर आधारित है। होब्स और लोक के मानव स्वभाव संबंधी विचारों में आकाश पाताल का अंतर है। यद्यपि लोक को भी मानव स्वभाव के दुष्टपूर्ण पहलू का साक्षात्कार हुआ था तथा सेम्प्सरी के पतन और दुखदपूर्ण दिनों में अपने देश निर्वासन के समय उसे कष्ट में जीवन व्यतीत किया था, फिर भी मनुष्यों की स्वाभाविक अच्छाइयाँ, दया आदि गुणों का ही प्रभाव पूर्णतः रहा और इनका उसकी राजनीतिक विचारधारा पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक और तो उसके पिता ने स्नेह में व्यवहार और मित्रों की सहानुभूति ने उसके हृदय में मानव स्वभाव की श्रेष्ठता के प्रति निष्ठा उत्पन्न की। दूसरी ओर यूरोप में छा रहे नवीन बौद्धिक वातावरण से भी वह अप्रभावित न रहा। उस युग में धर्म सुधार, रिफॉर्मेशन एवं धार्मिक युद्धों के संकटग्रस्त समय की धार्मिक और राजनीतिक कट्टरता कम हो गई थी तथा पुराने युग की यह मान्यता धूमिल पड़ती जा रही थी
कि मनुष्य मूलतः एवं स्वभावतः बुरा होता है। उस समय मैकियावेली से लेकर होब्स तक के राज दर्शन के मूल में मानव स्वभाव संबंधी जो धारणाएं थी उनमें परिवर्तन आकर यह आशावाद प्रफुल्लित हो चुका था कि मानव स्वभाव की अच्छाई में विश्वास किया जा सकता है और सहिष्णुता एक अनुकरणीय बात है। रक्तहीन क्रांति ने भी इस प्रभाव को और पुष्ट कर दिया। उसका यह विचार दृढ़ हो गया कि मनुष्य सामान्यतः शांतिपूर्ण जीवन की उत्पन्नता प्राप्त करना चाहते हैं। लोक ने बारंबार इसी बात का आग्रह किया कि शासन का ध्येय समाज का हित है। होब्स ने मनुष्य में केवल पार्श्विक प्रवृत्तियों के दर्शन किए, जबकि लोक ने उसके मानवीय गुणों पर बल दिया। होब्स से सर्वथा विपरीत लोक ने मनुष्य की एक बड़ी विशेषता उसका बुद्धिमान एवं विचारशील प्राणी होना स्वीकार किया और बतलाया कि मनुष्य अपनी विवेक बुद्धि से एक नैतिक व्यवस्था की सत्ता को स्वीकार करके उसके अनुसार कार्य करना अपना कर्तव्य समझता है। मनुष्य सहयोगी तथा सामाजिक होता है। वह समाज प्रिय एवं प्रेम तथा दया का पोषक होता है। शांति प्रियता और नैतिकता में उसकी आस्था होती है तथा एकता और अच्छाई में वह विश्वास करता है। लोग कहते हैं कि सब मनुष्य प्रकृति से एक समान की अवस्था में हैं, जिससे उनमें शक्ति और अधिकार क्षेत्र पारस्परिक है तथा किसी को एक दूसरे से अधिक प्राप्त नहीं है, क्योंकि इससे अधिक स्पष्ट और कोई बात नहीं है कि एक ही नस्ल व वंश की संतान, जिन्हें प्रकृति के सब लाभ समान रूप से प्राप्त होते हैं, बिना किसी आधिपत्य या अधीनता के परस्पर समान हो। मानव प्रकृति की धारणा में जो होब्स का मनुष्य कोरा पशु है, वह लाख का मनुष्य एक नैतिक व्यवस्था को स्वीकार करता है। संपूर्ण मानव क्रियाओं का स्रोत इच्छा है और इच्छा की संतुष्टि से सुख एवं इच्छा पूर्ति में बाधा से दुख की अनुभूति होती है। यह मानवीय क्रम का उद्देश्य सुख की प्राप्ति करना है, तथापि होब्स की इस मौलिक धारणा से बहुत दूर था कि मनुष्य संघर्षशील, अहंकारवादी और आक्रांता प्राणी है। लोक यह मानता है कि मनुष्य सदैव अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, सदैव सत्य नहीं बोलते, पड़ोसियों की हत्या भी करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में मूल रूप से वे सौजन्यपूर्ण, शांतिप्रिय एवं सामाजिक होते हैं तथा उनमें स्वशासन की सामर्थ्य होती है। मनुष्य को यह ज्ञान है कि सत्य बोलना चाहिए, हत्या नहीं करनी चाहिए। वह विवेक और ज्ञान ही उन्हें पशुओं से भिन्न बनाता है। लोक की दृष्टि में यह विवेकशीलता मनुष्य का व्यापक गुण था। उसने प्रकृति द्वारा मनुष्य को दिए गए विवेक तथा बुद्धि के प्रकाश को दैविक प्रकृति स्फुलिंग कहकर पुकारा। उसके अनुसार यह प्रकाश ही मानव को उस प्राकृतिक तथा नैसर्गिक नियम के अनुसार आचरण करने की शक्ति देता है जो संपूर्ण वस्तुओं में निहित है। होब्स का मनुष्य घोर स्वार्थी और संघर्ष प्रिय होने के कारण प्राकृतिक अवस्था में आसुरी गुणों को व्याप्त किए रहता था। इसी कारण प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक का सबके विरुद्ध युद्ध की अवस्था थी। इसके विपरीत लोक का विचार था कि प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और रक्षा की व्यवस्था थी। मनुष्य शांति के साथ निवास करते थे। वे उस समय पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे और अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करते थे, किंतु यह स्वतंत्रता स्वच्छंदता तथा स्वेच्छाचारिता में ही थी, क्योंकि प्राकृतिक विधि मानवीय अधिकारों और कर्तव्यों की पूरी तरह से व्यवस्था करती थी। दूसरे शब्दों में प्राकृतिक अवस्था का नियंत्रण प्राकृतिक विधि नेचुरल लॉ द्वारा होता था। लोग यह भी मानता है कि विवेक पर आधारित नैतिक नियम ही प्राकृतिक नियम है। उदाहरणतः दूसरे की हत्या करना प्राकृतिक नियम के प्रतिकूल है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं जैसे अपने जीवन को नष्ट करने का अधिकार नहीं रखता, वैसे ही वह दूसरों के जीवन को नष्ट नहीं कर सकता। वह जो व्यवहार अपने लिए नहीं चाहता, उसे वैसा व्यवहार दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को अपना कार्य करने एवं अपनी संपत्ति तथा अपने शरीर का प्रयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। यद्यपि यह स्वतंत्रता प्राकृतिक नियमों की सीमाओं के भीतर होती थी, तथापि उसके लिए किसी दूसरे मनुष्य की अनुमति नहीं लेनी पड़ती थी और उसे किसी की भी इच्छा पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। इस तरह हम देखते हैं कि प्राकृतिक नियमों से नियंत्रित होने के कारण लोक की प्राकृतिक अवस्था होब की प्राकृतिक अवस्था की भांति भयावह व संघर्ष में नहीं थी। वह भ्रातृत्व तथा न्याय की भावना से आच्छादित थी। लोक के अनुसार यह अवस्था न स्वार्थपूर्ण थी, न जंगली और न आक्रांता।
लोक की प्राकृतिक व्यवस्था वैसी अंधकारपूर्ण स्थिति वाली नहीं थी जैसे कि होब्स की थी। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम का बार बार उल्लेख आया है, अतः इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्राकृतिक अवस्था में उसे मनुष्य को शासित करने के लिए प्राकृतिक नियम होता है जो प्रत्येक को विवश करता है, और प्रज्ञा या विवेक जो कि उस कानून का ही दूसरा नाम है, संपूर्ण मानव जाति को जो उससे काम लेना चाहे ये सिखाता है कि सब लोग समान हैं तथा स्वतंत्र हैं। इसलिए किसी को भी दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता एवं संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, और समस्त मनुष्यों को दूसरों के अधिकार पर आक्रमण करने और हानि पहुंचाने से रोका जाना चाहिए। उन सबको उस प्राकृतिक नियम को मानना चाहिए जो शांति और संपूर्ण मानवता की सुरक्षा चाहता है। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून के क्रियान्वित होने का अर्थ यह है कि प्रत्येक मनुष्य को अधिकार है कि वह व्यवस्था अथवा कानून का उल्लंघन करने वालों को उतना दंड दे सके जितना उसका उल्लंघन रोकने के लिए आवश्यक हो। अब हम बात करते हैं लोक के प्राकृतिक अधिकारों के बारे में। लोक ने प्राकृतिक नियम की नैतिक व तर्कमूल व्याख्या प्रस्तुत की। प्राकृतिक अवस्था में वह प्रत्येक व्यक्ति को बाध्य करता था, और राजनीतिक समाज में भी यह मानव जीवन का निर्देशित करता है। विवेक ही प्राकृतिक नियम है। लोक ने बतलाया कि यदि विवेक से हम पूछें तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि किसी को भी दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और संपत्ति पर किसी प्रकार का आघात नहीं करना चाहिए। लोक ने यह भी कहा कि प्राकृतिक नियम अथवा विवेक को जानने के लिए मनुष्य को केवल अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी करना होगा, क्योंकि ईश्वर ने उसे प्रत्येक के हृदय में आरोपित कर दिया है। लोक ने प्राकृतिक नियम की उत्पत्ति के 3 बताए। पहला है जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा संपत्ति का, यानी कि लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, संपत्ति का प्राकृतिक अधिकार। लोक ने अपने ग्रंथ ट्रीटाइज में इस बात पर सर्वाधिक बल दिया कि राज्य के निर्माण का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के जीवन, उनकी स्वतंत्रता और संपत्ति के उन प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षित करना है जिनका उपभोग वे प्राकृतिक अवस्था में करते थे। लोक द्वारा प्रतिपादित संपत्ति का प्राकृतिक अधिकार ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार है। इसमें संपत्ति शब्द में कहीं कहीं तो जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को भी शामिल कर दिया है। लोक का विचार था कि प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति का अधिकार सुरक्षित था। उस युग में संपत्ति इस अर्थ में समझी जाती थी कि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति से अपने जीवन निर्वाह की सामग्री प्राप्त करता था। लोक के अनुसार जिस चीज को मनुष्य ने अपने शारीरिक श्रम द्वारा प्राप्त किया है उस पर उसका प्राकृतिक अधिकार है। लोक ने इस तरह व्यक्तिगत स्वामित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने बताया कि ईश्वर ने भूमि और उसकी सभी वस्तुएं सभी व्यक्तियों को सामूहिक रूप से प्रदान की। व्यक्ति का शरीर ही उसके पास ऐसी संपत्ति है जिस पर एकमात्र उसका अधिकार होता है। वह व्यक्ति अपने शारीरिक श्रम को ईश्वर प्रदत्त सामूहिक वस्तुओं के साथ मिश्रित करता है तो वह उन्हें अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बना देता है। लोग कहते हैं कि उस ईश्वर ने जिसने विश्व को मनुष्य की सामान्य संपत्ति बनाया है, मनुष्य को बुद्धि भी प्रदान की है ताकि वे अपने जीवन के अधिकाधिक लाभ एवं सुविधा के लिए उसका उपयोग कर सकें। संसार में जो फल स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं और जो पशु इसमें पाए जाते हैं वे मानव जाति की सामान्य संपत्ति होते हैं और किसी भी व्यक्ति का उन पर एकाकी निजी अधिकार नहीं होता। तथापि प्रकृति जिन वस्तुओं को वह अलग कर लेता है, जिनके साथ वह अपना श्रम मिला देता है और उनमें से एक ऐसी चीज़ का सम्मिश्रण कर देता है तो उसकी निजी है, तो वे वस्तुएं उसकी निजी संपत्ति बन जाती है। लोक ने कहा है कि संपत्ति उतनी ही उचित है जितनी किसी के निर्वाह के लिए आवश्यक है। जमीन की संपत्ति उतनी अपेक्षित है जितनी कोई जोत सके और जिसकी उपज को वह अपने उपयोग में ला सके। लोक असीम संपत्ति के पक्ष में कदापि नहीं था। संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार का लोक ने नैतिक दृष्टि से पोषण किया है और उसका कथन है कि संपत्तिवान ने संपत्ति के साथ अपना श्रम मिश्रित कर लिया है। संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार के पोषक के रूप में लोग मध्यम वर्ग के हित चिंतकों के रूप में हमारे सामने आते हैं। प्राकृतिक अधिकारों को प्रकट करने के लिए लोक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपदा, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी बताया।
प्राकृतिक अवस्था की असुविधा। लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का समाज सतत युद्धरत समाज नहीं था, फिर भी दुर्भाग्यवश वह ऐसा समाज अवश्य था जिसमें शांति की पूर्ण व्यवस्था नहीं थी। उस समाज के कुछ व्यक्ति नीच और क्षुद्र थे जो समय समय पर उस समाज की शांति भंग कर देते थे। प्राकृतिक अवस्था में सभी स्वतंत्र थे, तथापि स्थिति कुछ ऐसी थी कि सभी को भय बना रहता। उस समय सभी की 3 प्रमुख असुविधाएं थी। पहला, प्राकृतिक नियम की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। दूसरा, उसकी परिभाषा करने वाला कोई योग्य अधिकारी नहीं था। और तीसरा, कोई भी ऐसा नहीं था जो प्रभावशाली रूप में उसे लागू करता। प्राकृतिक अवस्था में विभिन्न व्यक्ति विभिन्न बुद्धियों और स्वार्थ भावनाओं से वशीभूत होकर प्राकृतिक नियमों की विविध रूपों में व्याख्या करते थे। अतः प्राकृतिक नियम की कोई सुनिश्चित परिभाषा नहीं हो पाती थी। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक नियम में इसके अनुरूप निर्णयों को लागू करने की दृष्टि से किसी साधन अथवा संस्था का भी अभाव था। स्थिति यह थी कि प्रत्येक व्यक्ति प्राकृतिक नियम को लागू करने और उसे भंग करने वालों को दंड देने का अधिकारी था। वह स्वयं अपने ही मामले में किसी का भी न्यायाधीश बन जाता था। ऐसी स्थिति में निष्पक्ष न्याय व न्याय पद्धति की एक रूपता संभव न थी। परिणामतः जीवन असुरक्षित एवं अनिश्चित सा होने लगा था। इन्हीं असुविधाओं का अंत करने के लिए, अनिश्चितता और गड़बड़ी को रोकने के लिए नियमों का उल्लंघन करने वाले को दंड देने वाली निष्पक्ष न्यायकारी शासन सत्ता की आवश्यकता हुई। इस तरह लोक को प्राकृतिक नियम को क्रियान्वित करने के उत्तरदायित्व को पक्षपातपूर्ण व्यक्तियों को हटाकर अपेक्षाकृत समाज को सौंप देने का अच्छा कारण मिल गया और सामाजिक संविदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट द्वारा राज्य का निर्माण किया गया। थैंक यू।